नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है देश की बात का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने आरती की पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुरी में दोपहर 1 बजे से रथ में बैठेंगे भगवान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंक प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। बैंकों के फाइनेंशियल, फार्मेसिक और सरकारी योजनाओं की करेंगी समीक्षा। ईरान से 170 भारतीयों की देर शाम हुई वतन वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब 3 वायुसेना के विमान से आएंगे भारतीय। 1 जुलाई को अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। क्वाड की बैठक में शामिल होंगे भारत समेत कई देशों के विदेश मंत्री। एसजीओ सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच हुई मुलाकात। देश में अब तक 147 बरसात, सामान्य से 12% ज्यादा। आज सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल, जम्मू के बादल फटने से 8 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। दिल्ली से आपको खबर बता रहे, जहां ईरान से 173 भारतीयों की देर शाम वतन वापसी हुई। एक विशेष निकासी विमान नई दिल्ली पहुंचा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां ईरान से 173 भारतीय नागरिकों को लेकर स्वदेश आया विमान। ऑपरेशन 3 वायुसेना के विमान से लाए भारतीय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 19 विशेष निकासी उड़ानों का इस्तेमाल कर लाए गए नागरिक। अब तक कुल 4,415 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। ईरान से 173 भारतीयों की देर शाम वापसी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान से 173 भारतीयों की वापसी। अमेरिका ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ईरान से 173 भारतीय वापस लाए गए हैं और क्या अभी भारतीय वापस लाने बचे हुए हैं? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के दौरान जो लोग फंसे थे, भारतीय सरकार के तरफ से भारतीय नागरिकों को लाने का एक अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया गया था। और लगातार भारतीयों के वहां से वतन वापसी का सिलसिला जारी था। देर रात 173 भारतीयों को ईरान से लाया गया और एक वायुसेना का विशेष विमान इनको लेकर पहुंचा गया। अगर अब तक का ध्यान किया जाए तो ईरान से भारतीय सरकार के तरफ से लगातार भारतीयों को निकालने के लिए और वहां पर जो भी भारतीय मौजूद हैं उनको लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनको एम्बेसी बुलाया जा रहा है और भारत का दूतावास जो ईरान में है वहां सबको बुला के वेरीफाई किया जा रहा है, उनको सबकी लिस्ट बनाई जा रही है और उसके बाद वायुसेना का विमान जाता है तो उन भारतीयों की वतन वापसी कराता है और उनको लेकर आता है। अब तक ऑपरेशन सिंधु के तहत 3 वायुसेना के विमान भारतीयों को लेकर आ चुके हैं और 19 विशेष ऐसी निकासी उड़ानें उड़ाई गई, जिनके तहत भारतीय है कि वो भारतीय वतन वापसी की है। अगर इनको कुल मिला के कहा जाए तो 4,415 भारतीय नागरिक हैं जो ईरान से लाए गए हैं और करीब 818 ऐसे भारतीय हैं जिनको इजराइल से वतन वापसी कराई गई। इजराइल और ईरान के बीच के जंग के दौरान फंसे भारतीय नागरिक के सभी काम पे गए थे, कुछ धार्मिक यात्रा पर गए थे, इन सभी को लगातार निकाला जा रहा है और जो भी भारतीय वहां पर बचे हुए उनसे संपर्क भारतीय दूतावास ईरान और इजराइल में कर रहा है, उनको दूतावास बुला रहा है, उनकी लिस्ट बना रहा है ताकि बचे हुए भारतीयों की फिर वतन वापसी कराई जा सके। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईरान से 173 भारतीयों को देर शाम वतन लाया गया। ईरान से 173 भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन सिंधु के तहत 3 वायुसेना के विमान से आए भारतीय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां 19 विशेष निकासी उड़ानों का इस्तेमाल कर लाए गए नागरिक।
खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 1 जुलाई को अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में होगी क्वाड की बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में होगी क्वाड की बैठक। क्वाड की बैठक में शामिल होंगे भारत समेत कई देशों के विदेश मंत्री। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बैठक में होगा शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्वाड की बैठक में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग रहेंगे प्रमुख मुद्दा। 1 जुलाई को अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की बैठक होगी। क्वाड की बैठक में शामिल होंगे भारत समेत कई देशों के विदेश मंत्री। 1 जुलाई को अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में होगी क्वाड की बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों पर प्रमुख चर्चा रहेगी? देखिए, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की बैठक 1 जुलाई को होने जा रही है। क्वाड की होने वाली बैठक की मेजबानी अमेरिका करेगा और अमेरिका में होने वाली क्वाड की बैठक में 4 देश शामिल होंगे। चारों देशों के विदेश मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें अमेरिका मेजबानी कर रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इसमें शामिल होने के लिए वॉशिंगटन डीसी 1 जुलाई से पहले पहुंच जाएंगे। इस बार की होने वाली क्वाड की बैठक में चारों देशों की तरफ से तय किया गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है उसको लेकर चारों देश के विदेश मंत्री एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। चारों देशों की जो आंतरिक सुरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर क्या समस्याएं रहती हैं, क्या चुनौती हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए चारों देश मिलकर एक साथ क्या काम कर सकते हैं, किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे कौन से समझौते चारों देश एक साथ मिलकर कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चारों देश एक दूसरे के साथ आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार रहें। फिलहाल भारत की तरफ से जो होने जाने वाले विदेश मंत्री की खबर कहा जा सकता है, तो भारत की तरफ से इसमें जो प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठाया जा सकता है कि आतंकवाद है और जिस तरह से आतंकवाद पड़ोसी देश पाकिस्तान के तरफ से फैलाया जाता है, घुसपैठ कराई जाती है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें लगातार विघ्न डालने के लिए पाकिस्तान के तरफ से जो घुसपैठ और आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश की जा रही है, ये भारत प्रमुख रूप से क्वाड की बैठक में इस मुद्दे को उठा सकता है। और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादी विरोधी अभियान जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देश चला रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की जो भूमिका आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए रहती है, वो भारत प्रमुखता के साथ इस क्वाड की बैठक में रखेगा। और भारत ये चाहेगा कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ के मुद्दे पर भारत का साथ दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है वो क्वाड की बैठक में एक सहमति बने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई हो। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जो क्वाड को बैठक में क्वाड्रिलेटरल 1 जुलाई को अमेरिका में होगी क्वाड की बैठक। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां 1 जुलाई को क्वाड की बैठक होगी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में यह बैठक होगी। वक्त हो चुका है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में बैंकों के प्रमुखों की आज होगी बड़ी बैठक। बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होगी चर्चा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुखों से चर्चा करेंगे वित्त मंत्री। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बैंकों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर होगी यह चर्चा।
दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे वित्त मंत्री। दिल्ली में बैंकों के प्रमुखों की आज होगी बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे वित्त मंत्री। दिल्ली में बैंकों के प्रमुखों की आज होगी बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली से बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे वित्त मंत्री। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बैंकों के कर्मचारियों के साथ मुलाकात होने वाली है वित्त मंत्री की। किन चीजों को लेके चर्चा हो सकती है? देखिए, भारत सरकार के तरफ से जो प्रमुख सार्वजनिक बैंक हैं, उनके सभी हेडों को बुलाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक होगी और इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सहयोगी वित्त मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसमें खासकर ये बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी और ये जानकारी बैंक प्रमुखों से ली जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस सरकारी योजनाओं के लिए कैसे भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो जनता के हित की योजनाएं चल रही हैं, उन जनता की योजनाओं को लेकर बैंक किस तरह से सीरियस हैं, क्या जो बैंकों के तरफ से उनको आर्थिक मदद, लोन और तमाम तरह की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिन सरकारी योजनाओं में सरकार के तरफ से बैंकों के खुले निर्देश दिए जाते हैं कि बैंकों में आने वाले किसी भी ग्राहक को अगर भारत सरकार और प्रदेश सरकार की किसी योजनाओं में उनको आर्थिक मदद के तौर पर लोन चाहिए, सब्सिडी वाली योजनाओं पर उनको लोन चाहिए, उनमें बैंकों के तरफ से पूरा सहयोग लोगों को किया जाए। और खासकर जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रीज है, जो व्यापार करना चाहते हैं, जो मुद्रा लोन लाना चाहते हैं, जो स्टार्टअप की योजनाएं शुरू करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, ऐसी योजनाओं पर सार्वजनिक बैंकों के रिश्ते ग्राहकों के साथ कैसे हैं, क्या वो मदद करते हैं या फिर उनको टरकाने की कोशिश करते हैं, इस तरह की शिकायतें बार बार सरकार से की जाती है कि सरकारी योजनाएं और खासकर ऐसी सरकार की योजनाएं जिनमें आम लोगों को सब्सिडी मिलती है, उसमें बैंक के तरफ से सहयोग नहीं किया जाता और बैंक ना तो स्टार्टअप के लोन देने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और ना ही मुद्रा जैसे लोनों के लिए लोन देने में आगे आता है। इस शिकायतों के बाद सरकार ने तय किया कि सभी सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाए और इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कराई जाए और बैंक के प्रमुखों को ये कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो सब्सिडी और जनहित की योजनाएं हैं वो उसमें पूरा सहयोग प्रदान करें और अगर किसी को लोन जरूरत है और सब्सिडी योजनाओं में जो लोन दिया जा रहा है उसको दें और किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। तो आज मुस्कान यही कहा जा सकता है कि जो भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है, इसमें उसकी समीक्षा की जाएगी कि अब तक जो शिकायतें आई हैं और जो एप्लीकेशन बैंकों को दिए गए हैं, उन एप्लीकेशन पर बैंक ने कितना ग्राहकों के साथ काम किया है या फिर उनको टरकाने का काम किया है। तो परफॉर्मेंस देखी जाएगी और सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी होगी। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज वित्त मंत्री बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से चर्चा करेंगी वित्त मंत्री। बैंकों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में रथ यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। अमित शाह के साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी होंगे मौजूद। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी मंदिर में एकत्रित हुए श्रद्धालु। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यात्रा के दौरान 23,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। यात्रा में पहली बार AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की तैयारी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में रथ यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे।
अहमदाबाद में रथ यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद में रथ यात्रा में शामिल होंगे अमित शाह। अमित शाह के साथ सीएम भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी मंदिर में एकत्रित हुए श्रद्धालु। यात्रा के दौरान 23,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। यात्रा में पहली बार एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम की तैयारी रहेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर आपको सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां सिद्धार्थनगर जिले में एक धार्मिक स्थल को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक व सपा की मौजूदा विधायक आमने सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह उसे स्थान को फागू बाबा की समाधि स्थल बता रहे हैं। वहीं सपा की विधायक सैयदा खातून उसे धार्मिक स्थल को 105 वर्ष पुराना मजार बता रही है। सिद्धार्थनगर जिले के बदलिया स्थित एक धार्मिक स्थल को लेकर जहां हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रशासन को पत्र लिखकर उस स्थान को फागू बाबा की समाधि स्थल बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ मौलाना अपने स्वार्थ के चक्कर में उस समाधि स्थल पर झाड़ फूंक दुआ बबूद करके धार्मिक समाधि स्थल की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने उस स्थान पर सुंदरकांड व हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन उस स्थान पर किया था। वही बदलिया में जो मज़ार है, लोगों से यह सूचना मिली कि वहाँ रात में फोर्स गई हुई थी और लोगों को रोक रही थी कि यहाँ पे कोई मत आइएगा। इसलिए मैंने जब सुना कि ऐसी बात है तो हमने कहा एसडीएम साहब से चले मिले, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ आके पता चला कि वहाँ कुछ दिन पहले नोटिस दे दी गई थी और नोटिस भी थी और वहाँ कुछ रोका भी गया है कि कोई वहाँ ना जाने आने पाए। कुछ लोग वहाँ कुछ करना भी चाहते थे, इसलिए और वहाँ पे फोर्स इसलिए गई है। हवन वगैरह कुछ करना चाहते थे कुछ लोग, इसलिए फोर्स वहाँ है। इसलिए कह हम लोग यही कह रहे थे कि वहाँ जैसे हमेशा मज़ार पे लोग आते जाते थे वैसे आते जाएं, भले भीड़ ना इकट्ठा हो, लेकिन वो आस्था का मामला, हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है। हम वहाँ तक भी गए थे, चौखड़ा तक मौके तक भी गए थे। फिर एसडीएम साहब ने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं। वो मज़ार नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मज़ार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं। खबर आपको डिंडोरी से बता रहे, जहां मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक शर्मसार मामला सामने आया है। करजनिया स्वास्थ्य केंद्र के पदस्थ बीएमओ गोपाल मरावी पर अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर द्वारा मरीजों के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि के न्यूज़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामला आदिवासी बहुल क्षेत्र का है, जहां गरीब आदिवासी लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें चिकित्सा सुविधा देने की बजाय कथित रूप से पीटा गया। इससे इलाके में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि गोपाल मरावी पहले भी जिला अस्पताल और बजांग क्षेत्र में विवादों में रह चुके हैं और अब करजिया में भी उनका नाम विवादों में आ गया है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
जग्गू भगवानपुरिया की मां को मारी गोली, ड्राइवर की मौत। खबर पंजाब से है, जहां बटाला से है, जहां कदिया टैक्स ऑफिस में गोली चलने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार करणबीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी भीकोवाल थाना गुम्मड़ कला और उसकी रिश्तेदार हरजीत कौर निवासी भगवानपुर, जो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां बताई जा रही है, स्कॉर्पियो में सवार थे। मौके पर मिली जानकारी के अनुसार करणबीर सिंह की मौत हो गई है। गाड़ी करणबीर सिंह चला रहा था। गोली लगने के कारण जग्गू भगवानपुरिया की मां को गंभीर चोटें आने के कारण बटाला से अमृतसर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने एडीएस सिटी बताया कि एक युवक की मौत हो गई है और दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है। नहीं मैनू आ गया फोन ते आ गया मैनू ओदी माता कित्थे भला सिविल हॉस्पिटल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ इंसीडेंट होया जिथे गोलियां चलियां। इमीडिएटली उत्थे सारे ने आपां जेहड़े जिथे भी गोली चली है उत्थों लैके सिविल हस्पताल आ गया, जिस एक पता लगा करनवीर की डैथ हो गई है। एक लेडी आ उन्होंने इमीडिएटली उसका नां तो नहीं मैनूं अजे पता, उन्होंने अमनदीप दे रैफर करता। बाकी जेड़ा भी हुण कोई आंदा उस टाइम दे बयान। लेडी का नाम की है? लेडी का मैनूं अजे नाम नहीं पता। कहंदे कि जग्गू भगवान नहीं, मैं इहदे बारे ना ही मैनूं पता क्योंकि मैं जस्ट अजे आया ही हाँ। मैनूं ये पौने 10 बजे मिली है। पूरे मैं 10 मिनटां दे विच मैं इत्थे आ गया। वो स्कॉर्पियो गड्डी दे विच है, अजे कोई क्लीयर नहीं है। बाकी जो वो बयान लिखांदे वो फायरिंग इंसीडेंट पेशेंट है मेरे को 9:25 के टाइम ते आए आ ते पेशेंट गन शॉट इंजरी दा हैगा। पेशेंट सीरीयस है काफ़ी ते इन्हां दे 2-3 गन शॉट दी इंजरीज हैगियां। एक लिप्स ते आ, फेस ते आ, एक छाती ते लगी है लैफ्ट साइड ते लगे, 2 पेट ते लगे इंजरीज लगियां गन शॉट्स दी। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोड़ियागंज में गुरुवार शाम एक टेंट और साउंड गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में टेंट, साउंड सिस्टम, लाइट्स और अन्य सजावटी सामान भारी मात्रा में रखा था, जो चंद मिनटों में जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बिजली के तारों या उपकरणों में चिंगारी उठी, जिससे ज्वलनशील सामग्री को चपेट में ले लिया। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटे तक नहीं पहुंची। दमकल विभाग की देरी से नाराज स्थानीय लोगों और गोदाम मालिक ने बाल्टियों, डिब्बों और सबमर्सिबल पंप से मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। हमारे गोदाम में आग लगी, मैं दुकान पर था, दुकान से फ़ोन पहुंचा है, बड़े भाई बाहर थे और आग कितनी भयंकर लगी, सारा माल तहस नहस हो गया। काय का गोदाम है, काय का काम था आपका? टेंट का काम था, टेंट के सारे सामान उपलब्ध थे इसमें। लगभग कितने का नुकसान है? लगभग 50 से 55 लाख रुपए के लगभग है नुकसान। क्या क्या डैमेज हुआ, कुछ बचा है या सब कुछ? सब तहस नहस हो गया, बिल्कुल। क्या क्या सामान था इसके अंदर? जो ब्याह शादियों में सब होता है, जो डेकोरेशन और तुम्हारे टेंट का पर्दा, लाइट वगैरह, डीजे, साउंड, गैलरी वगैरह का सब चीज़ का, वायर वगैरह, लाइटिंग का सब। इस समय आग लगी उस समय गोदाम पर कोई था? गोदाम पे कोई व्यक्ति नहीं था, लेबर खाना खाने गई थी सब। आपकी कोई जानकारी में कोई आपको कोई लगता है कैसे आग लगी होगी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है ऐसे। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां जिले के विकासखंड सकरन क्षेत्र में मोहारी ग्राम पंचायत में पेयजल संकट गंभीर रूप से
रूप ले चुका है। ग्राम पंचायत के विभिन्न मंजरों में 1 दर्जन से अधिक हैंडपंप और नल खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष में नल मरम्मत और रिबोर के नाम पर 4 लाख रुपए से अधिक का भुगतान दर्शाया गया। यह भुगतान जिलाधिकारी के निर्देशों से अनदेखी करते हुए किया गया, जो जांच के बाद सामने आया। स्थानीय स्तर पर जब पंचायत के 3 प्रमुख मजरों की जांच की गई तो अधिकतर नालों की स्थिति बेहद खराब पाई गई। नल ना हो तो मरम्मत किए गए और न ही किसी प्रकार का रिबोर कार्य किया गया। हमें 10-15 रहा है तो उनका ढाट बहुत बिल्लाउन है जी बस। हाँ, बड़ी बिगड़ जो कह रहा गडेरी पुरवा कितने दिन से खराब है? हो गए 1 साल हो गया। 1 साल से खराब पड़ा है। कई के दरवाजे पे लगाई? का नाम? का नाम? रामकुमार की जगह में है। अच्छा, रामकुमार श्याम लगा है। ये ठाकुर प्रसाद के दरवाजे है। कौन गांव है? घलघला है। ये कितने दिन से खराब ऐसे चल रहा है? कम से कम 1.5 साल हो गए का नाश है। तो प्रधान जी से कहो ना? हजारों चक्कर कहाँ गवा है? का कहीं नहीं कहीं नहीं कि हाँ बनवा दिया अभी बनते है। कितने दिन हो गए? कहा लगभग हो गए हैं हमका 1 साल कहा। हाँ, तो ये नल कब से खराब पड़े? ये नल हमारे 5-6 महीने खराब। प्रधान द्वारा बनवाना है क्या? हाँ, का कोई पहले खराब भरा थे नल लग रहा है। हाँ, तो यहाँ खराब हो गया तब से नहीं बना। तो प्रधान जी कहो ना? आप कहीं को प्रधान थे। हाँ। प्रधान खुले मालूम जो हुआ एक लगवाई नहीं नल। हाँ। दिन बाबा थे। हाँ। कब हो 1 दिन चलबे नहीं कहीं बहुत खराब है। 2 पैसे में ढिलाई नहीं तुमते बारू पाट की बेकार हो गया नल तुमसे। यो कह के उतर लगा जो लगा है दिलीप पुत्र गाला का धरा हो। हां हां यहाँ चलते पुरवा है मजरा कहे मोहारी। ये नल कब से खराब पड़े? वो लमसम होगा 1 साल लमसम। तो प्रधान से कहे ना, शिकायत नहीं करो? प्रधान जब रास्ता नहीं बनवाए पाओ थे, आज तुम गाड़ी यहाँ पता नहीं कैसे लेकर आए गए। सब कोई बाच अपन गेहूँ बेच गए, फिर रास्ता का बनवाए हैं हम लोग। कोई फिर भी मान लो ये सब इधर उधर पार्टी जब लेते हैं तो फिर भी इतना पानी भरते हैं। कोई साधन जाने की व्यवस्था नहीं, अपनी मोटरसाइकिल ये है सब मास भर यहीं खड़ी रहती है। अच्छा, अपन गेहूँ बेच के रास्ता बनवाए? हाँ, 2 चक्कर हो चुका है इसका, अपने हाथ से बनवाया है। कैसे? जैसे मान लो हमारे पंज में गरज हाई निकले के तो मजबूरी है का, फिर चलो भाई टोला भर दे 200 रुपया चंदा लगा। आपके माध्यम से पता चल रहा है, इसमें समिति बना करके इसमें जांच कराएंगे और जांच में जो भी तथ्य आएंगे सामने उसमें कार्रवाई करेंगे। रही बात पानी की, पीने के पानी की यदि समस्या है तो इसको हम कल ही सर्वे करा लेते हैं और पीने के पानी की समस्या तत्काल प्रभाव से सही कराई जाएगी वहाँ पर। सार्वजनिक शौचालय ये भी आपके माध्यम से पता चल रहा है। अभी तक किसी ग्रामीण ने आकर के इसकी शिकायत नहीं करी है। इसमें शिकायत मिलना एक बहुत बड़ा तथ्य होता है। यदि शिकायत आ जाए तो आसान हो जाता है हम लोग के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए। फिर भी आपके माध्यम से शिकायत मिली तो कल इसकी भी जांच करा करके, बल्कि आज ही मैं समिति भेज करके जांच करा लेता हूँ और जो भी इसमें कमियां होंगी उनको दुरुस्त कराया जाएगा तत्काल। अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा लाख दावे किए जा रहे हैं कि हर गरीबों तक पानी स्वच्छ पहुंचाया जाएगा, लेकिन हम आज खड़े हैं सकरन ब्लॉक क्षेत्र के मोहारी ग्राम पंचायत के घलघला ग्राम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे दर्जनों ग्रामीण है हमारे साथ। उनका कहना है कि ये नल है, प्रधान द्वारा लगातार इनकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी नल नहीं बनवाए जा रहे हैं। यहाँ दर्जनों ऐसे नल पड़े हैं जिन्हें बनवाया नहीं गया है और लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं और उसका ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा बंदर बांट किया गया है। इसमें जो हमारे आंकड़े द्वारा बताया गया कि 4 लाख के ऊपर पैसा इसका निकाला गया है ग्राम सभा से, लेकिन नल नहीं बनवाए गए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जिन्होंने अपने जुगाड़ से ये नल को बनाया है। देखिए किस तरह से, और ये नल को अपने हाथ ही बना लिया है। जब नहीं प्रधान द्वारा सुना गया है तब जाकर इन्होंने ऐसा किया है। हमारे साथ और भी ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। दादा, कौन सा गाँव है ये? ग्राम घलघला है। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। ये नल कितने आपके गांव में खराब है? लगभग नल हमारे गांव में 4 नल खराब हैं। अच्छा, तो ग्राम प्रधान से अपने लोगों ने कहा? नहीं, कहा गया है कई चक्कर, मतलब इनमें समस्या बताई गई है कि भैया पानी की दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई प्रधान अपनी विचार से कोई मिस्त्री नहीं भेजे हैं। अच्छा, मिस्त्री जब हम लोग कहे प्रयास किए तो मिस्त्री 1-2 बार आया तो जो ये नलन में पाइप नहीं थी तो दोबारा कोई प्रयास नहीं की।
अच्छा, तो ये आप लोगों ने कैसे बनाया था? ये हम लोग अपने आप ऑटोमेटिक बनाए थे, क्योंकि पाइप थी तो अपने हाथ जोड़ काट के पानी निकालने वाली व्यवस्था किए थे। हमारे पास 4 से 7 गैया थी। हाँ। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी पानी की। अच्छा, मवेशियों के लिए पानी नहीं है? ना ना ना, पानी यहाँ नहीं था। हाँ। तो मान लो मजबूरी बस अपनी पाइप डाल के सेट किए थे। अच्छा, तो हमारे ये और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आप बताएंगे कि आपके गांव में लगभग कितने नल खराब पड़े हैं? 4-5 खराब नहीं है। अच्छा, कभी आप लोगों ने इस प्रधान से शिकायत की या सचिव से शिकायत की? शिकायत तो की। हाँ। कितने दिनों से खराब पड़े हैं? खराब लगभग हो गए 2-3 साल इसको। अच्छा, बनवा नहीं रहे हैं? नहीं बना। तो ये ग्रामीण हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना कई बार शिकायत क्या की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसा है वो लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में कोई भी कार्य नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं, और जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं वो मिलीभगत से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसके पड़ोस में और भी यहाँ पर पड़ोस में नल लगा हुआ है, वो भी खराब है। उनका बाबा यहाँ पर हमारे साथ थे, उनसे शायद चले गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने बताया कि ये नल 1 घंटे चलाने के बाद भी उसमें पानी आता है, और अगर उसके शौच के लिए जाना होता है तो शायद वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए शायद उन्होंने कई बार शिकायत की, और इसकी गुस्सा ग्रामीणों में जरूर देखी जा रही है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज इंडिया। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां अलीगढ़ में नहीं थम रहा दलितों पर अत्याचार। मंदिर में खड़ा होना दलित युवक को पड़ा भारी। मंदिर में खड़ा होना दलित युवक को भारी पड़ा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां बारिश से बचने के लिए मंदिर में खड़ा हुआ था युवक। दबंगों ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां दलित युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित दलित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में नहीं थम रहा दलितों पर अत्याचार। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ में थम नहीं रहा दलितों पर अत्याचार। मंदिर में खड़ा होना दलित युवक को पड़ा भारी। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से दे रहे हैं, जहां बारिश के बचने के लिए मंदिर में खड़ा हुआ था युवक। दबंगों ने दलित युवक को बेरहमी से पीटा। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, दलित युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित दलित ने एसएसपी से गुहार लगाई। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का मामला। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से दे रहे हैं। बाजे ने कहा कि हमारे काम चल रहे, पीओपी काम चल रहे। बाजे ने कहा कि हमारे पति वहाँ पे बच्चन को छोड़ के लेबर छोड़ के घर वापस आ रहे हैं। तो बारिश पड़ गई, एक वो गोल्ला से ले उन्हें, गोल्ला में मोबाइल सट्टे रखे हैं, अपने बटुआ भी रखे मोबाइल में वहाँ गोल्ले में रखे। घरे आए, वो आए वहाँ पे शनिदेव देव के मंदिर, वहाँ पे उन्हें तिलक लगाए। वहाँ पे जो पूछ रहे हैं तुम तिलक लगा रहे, तुम कहाँ के हैं? तुम मुसलमान ना? मुसलमान ना, मैं जाटो पे इंसान जहाँ क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे तुम्हें जहाँ क्या कर रही हो? इतना बात है। मैं उन्हें जबरदस्ती मार धर लगाए, उन्हें खूब कानन में पर्दा फट रही है, दिमाग में कुछ बोल नहीं सकते, और हाथ टूट रही मेरे आदमी की। मैंने वहाँ पे शिवालय चौक में गई, वहाँ मैंने एफआईआर करी, वहाँ मेरी सुनवाई को सुनाई। मैं बाजने गया था काम करने, वहाँ से लौट के आ रहा था। मैंने एक गल्ला खरीदा था जिसमें मोबाइल रख लूँ, अब मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए। 30 से 32 हज़ार रुपये का मोबाइल मेरे 31-32 हज़ार का था। मैंने उसमें वो गल्ला ले लिया। बारिश आगे तेज़ हो गई, मैं शिवालय नहर पे आया, वहाँ शनिदेव बाबा का मंदिर है, वहाँ मैंने पैर छू गया। मैंने अपनी तिलक भी वो लगा लिया मैंने, और वहाँ से चल दिया बारिश बंद होने के बाद। तो 2-4 जने आए, फिर बाद में पता नहीं कितने आए, कितना मारा। ये पूछ रहे कौन? पहले तो यूँ कही थी मेरे से मुसलमान है। मैंने कहा नहीं भाई हिंदू हूँ, जाट। कह रहा चमार है, सोई मारने लग गए सब जने। कौन लोग थे? ये मैं नहीं जानता हूँ, वहीं के थे। खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां बरेली में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का दौरा आज
दोपहर 1:30 पर बरेली पहुंचेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां आपातकाल पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सानू कुमार जुड़ चुके हैं। सानू, आज बरेली में वित्त मंत्री का दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा उनके दौरे को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। आज वो दोपहर करीब 1:30 बजे बरेली पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज का कॉलेज है, वहां पर जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। वहां पर एक आपातकाल पर आयोजित संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम है बारदरी थाना क्षेत्र में चलेगा। वहां पर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम बना हुआ है। इसके बाद वो सीधा जो है फ्यूचर यूनिवर्सिटी जाएंगे, जो कि फरीदपुर क्षेत्र में पड़ती है, फरीदपुर तहसील है, वहां पड़ती है। वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, जो इकाई है, जो यूनिट है उनकी, तो उसमें जो है एक आयोजित मॉक पार्लियामेंट किया जाएगा, कार्यक्रम किया जाएगा। उस कार्यक्रम में जो मॉक पार्लियामेंट का कार्यक्रम है उसमें वो प्रतिवाद करने वाले हैं और इसी दौरान जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी जो कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, उनको संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नजर आएंगे। इन तमाम जो दो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों को लेकर के प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है और जो पार्टी का कार्यक्रम है यानी कि युवा मोर्चा कार्यक्रम है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। और वहीं जो सुरेश खन्ना है करीब शाम 4 बजे जो है शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे। शाहजहांपुर में उनका निज निवास है, वहां पर जाकर के वो आगे के कार्यक्रमों को सुनिश्चित करेंगे। जी सानू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बरेली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां आज बरेली के दौरे पर रहेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। दोपहर 1:30 पर बरेली पहुंचेंगे वित्त मंत्री। खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, जहां लाल रिंकू सिंह ने क्रिकेट के मैदान में 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। अब रिंकू को एक और बड़ी सफलता मिली है। यूपी सरकार ने रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा विभाग में बीएससी पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। इस खबर से रिंकू के घर में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिंकू की बहन नेहा सिंह और मां वीना देवी ने हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। आगे कहा कि न सिर्फ रिंकू की मेहनत की जीत है, बल्कि पूरे अलीगढ़ की शान है। परिवार ने कहा कि रिंकू की ये उपलब्धि उन युवाओं के लिए
प्रेरणा है, जो मेहनत और लगन से अपने सपनों को सच करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा कितना वजूद है जो हो रही है। भैया को नौकरी मिली है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक मेहनत करने के बाद में जो कामयाबी मिलती है उसकी अलग ही खुशी होती है। तो भैया ने जो भी मेहनत करी है उसके अपने दम पे, मतलब उन्होंने जितनी मेहनत करी उसका फल भी उन्हें मिला है। जैसे 5 छक्के मारे थे तो उनसे उनका पूरा करियर बन चुका है। तो भैया ऐसी मेहनत करते रहे, हम यही चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाबी को छुएं भैया। ये बहुत खुशी है अपने बेटे के लिए। जिस तरह से सपने सजोए थे, आज उसकी खुशी का किस तरह से? बहुत खुशी है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बुलेटिन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको नोएडा से बता रहे, जहां सेक्टर 2 में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की आधा दर्जन गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां दमकल की आधा दर्जन गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी। केमिकल फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आसपास की फैक्ट्री को भी खाली करवाया गया। नोएडा से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं अभी। सेक्टर 2 में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से दे रहे हैं, दमकल की आधा दर्जन गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी। केमिकल फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। सेक्टर 2 में स्थित यह फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की आधा दर्जन गाड़ी आग पर काबू पाने में जुटी। केमिकल फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। आसपास की फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। सेक्टर 2 में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। नोएडा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां सेक्टर 2 में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ी आग पर काबू पाने में लगी। केमिकल फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां केमिकल फैक्ट्री में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। नोएडा से आपको जानकारी बता रहे, जहां आसपास की फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। आग लगने का अभी कारण स्पष्ट नहीं। नोएडा से आपको जानकारी बता रहे, जहां सेक्टर 2 में स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। खबर आपको रुड़की से बताने, जहां रुड़की में देह व्यापार के बाद अब सट्टे के बड़े खेल का भी भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया। गंग नहर कोतवाली पुलिस ने रामपुर चुंगी स्थित होटल में छापेमारी करते हुए 8 महिलाएं और 24 पुरुष को हिरासत में लिया, जिनके पास से 2,74,000 रुपए की नकदी और 1900 कॉइन बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बीती रोज विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात कर रुड़की में आसपास व क्षेत्रों में होटलों में चल रहे अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की थी, जिसको लेकर सीएम धामी ने जिलाधिकारी व एसएसपी को भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। वहीं आज गंगनहर कोतवाली पुलिस ने रामपुर चुंगी स्थित होटल राजमहल में छापेमारी की। इस दौरान कैसीनो खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए 8 महिलाएं और 24 पुरुषों को हिरासत में लिया। बताया गया कि इस होटल में अवैध रूप से जुए का बड़ा कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास से करीब 2,74,000 रुपए की नकदी और 1900 कॉइन बरामद किए गए। पुलिस सभी महिलाओं और पुरुष को बस में भरकर कोतवाली ले गई। वहीं पुलिस ने होटल राजमहल को सील कर दिया है। के रामपुर चुंगी क्षेत्र में राजमहल नामक होटल में होटल संचालक द्वारा प्रोफेशनल तरीके से जुआ
चलाया जा रहा था। यह सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें रेड किया गया। मौके से 24 पुरुष और 8 महिलाएं बरामद हुई थी। इसमें संचालक द्वारा पूछताछ में ये भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं का उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने तत्काल मौके पर जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की है। पूरे होटल को सील किया गया है और होटल संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हरिद्वार जनपद में की जाती है, ये हमारे संज्ञान में आएगी। उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग ऐसे घटनाओं में सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।